तो आज हम देखने जा रहे हैं वन शॉट वीडियो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 3 से, क्योंकि यूनिट 3 सबसे इजी यूनिट है समझने के लिए और 14 मार्क्स का पूछा भी जाता है, इसलिए यूनिट 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से जो एकदम MCQ में आने वाला क्वेश्चन है वो है नंबर सिस्टम का बेस नंबर क्या होता है। तो पहले हम बेस समझ लेते हैं और उसके बाद फिर पूछेगा इस यूनिट से वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद इसमें से पूछता है डी मॉर्गन्स थ्योरम, और ग्रुप सी में नैंड एज यूनिवर्सल गेट और के मैप सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हम लोग अभी कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम का पहले बेस हमको समझना था। तो नंबर सिस्टम का बेस समझने के लिए हमको समझना होगा उसका पहले नाम पता करना होगा। तो नाम हम जानते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम जैसे बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया या हेक्साडेसिमल हो गया। तो बाइनरी नाम से समझ में आ रहा है कि इसका जो बेस होगा कितना होगा, 2 होगा। बाइनरी, बाई मतलब 2 होता है, ठीक है। तो ये इसका बेस कितना होगा, 2 होगा बेस। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बेस का ऑब्जेक्टिव कितना, बाइनरी का बेस कितना होता है। ये क्या है, ऑक्टल। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। इतना हमको याद रखना है, ये MCQ में लगभग पूछा ही जाता है हर साल, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है पहले, और उसके बाद कन्वर्जन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी दिया हुआ है बाइनरी में बेस कितना होता है, 2 होता है। और दोनों डिजिट क्या क्या होता है, 2 बेस जो होता है वो 2 नंबर होता है। वो 2 नंबर क्या होता है, एक 0 होता है और एक क्या होता है, 1 होता है। तो बाइनरी में पूछे कि क्या क्या नंबर होता है, तो 0 और 1 होता है। रेडिक्स पूछे तो कितना रेडिक्स होता है, 2 रेडिक्स होता है, ठीक है। रेडिक्स पूछे तो रेडिक्स 2 होता है। रेडिक्स वही बेसी का चीज़ हो गया, बेसी हो गया एक तरह से रेडिक्स पे। तो जितना बेस होता है उतना ही रेडिक्स रहेगा सभी का बात करते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो, बाइनरी का बेस कितना है, 2। बाइनरी का रेडिक्स कितना है, 2। ऑक्टल का बेस 8, ऑक्टल का रेडिक्स 8। डेसिमल का बेस 10, उसका रेडिक्स 10। हेक्साडेसिमल का बेस 10 और इसका भी रेडिक्स हेक्साडेसिमल का बेस 16 और इसका भी रेडिक्स कितना है, 16। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नंबर समझ लेते कि किसका क्या क्या नंबर है। तो बाइनरी 2 डिजिट्स का था, तो एक 0 था एक 1 था, ठीक है। अब ऑक्टल में क्या हो, तो ऑक्टल कितना कितना इसका बेस है, तो ऑक्टल का बेस है 8 बेस है। अब 8 बेस है तो इस 8 तक संख्या होगा, 2 तक 2 था। जैसे इसका बेस 2 था तो 2 संख्या था, उसमें 0 एगो था और एगो 1 था, तो 2 गो था टोटल। अब इसमें 8 हुए तो इसमें टोटल 8 होगा। कहने का मतलब एक होगा 0, एक 1, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6 और एक 7। 8 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका नंबर होगा। डेसिमल अगर होता तो डेसिमल क्या होता, इसमें 2 गो और बढ़ जाता तो 8, 9 हो जाता। अगर डेसिमल का बात करते तो ऑक्टल 7 तक होगा और डेसिमल 9 तक होगा सेम में। और हेक्साडेसिमल कितना तक होता है, 10 तक होता है। तो 9 के बाद हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा। क्योंकि 16 नंबर मतलब कि 16 डिजिट 16 बेस होता है, उसमें तो एक कम तक रहेगा 15। क्योंकि 2 होता था तो 2 से एक कम 1 तक होता था, 8 होता था तो 8 से एक कम 7 तक इसका नंबर होता था। ये 16 डेसिमल 10 है तो इसका नंबर कहाँ तक होता था, 9 तक होता था। और हेक्साडेसिमल 16 है तो इसका नंबर कहाँ तक होगा, 15 तक, 0 से लेके 15 तक। तो 0 से लेकर 15 तक। अब 10 को हम क्या बोलते हैं, 10 को हम बोलते हैं ए। याद रखना है, ये कन्फ्यूजन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है 10 को हम ए बोलते हैं। 11 को क्या बोलते हैं, बी। 12 को सी। 13 को डी। 14 को ई। 15 को एफ। इतना है, एफ 15 को, ई 14 को, डी 13 को, सी 12 को, बी 11 को, ए 10 को। और 0 से लेकर 9 तक डिजिट रहता है जो
डेसिमल में आ जाता है। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज से। चलते हैं आगे। तो कन्वर्जन मेथड होता क्या क्या है वो चीज़ हमको पढ़ना है। कन्वर्जन मेथड क्या क्या होता है। तो एक कन्वर्जन होता है डेसिमल से बाइनरी। अब डेसिमल से बाइनरी, तो डेसिमल का हम बेस कितना बोले थे 10 होता है और बाइनरी का बेस 2 होता है। तो कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में हमको बदलना है तो उसको बस हमको इतना करना है, क्या करना है कि बार बार उसको भाग देना है। कितना से 2 से। जैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी में अगर कन्वर्ट करवाना है तो 2 से भाग हमको देना होगा। डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, बाइनरी में हमको कन्वर्ट करना है तो 2 से भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाइनरी 2 ही संख्या का होता है, 2 ही उसका बेस होता है, 2 ही उसका रेडिक्स होता है, तो 2 से भाग हमको देना पड़ेगा। तो अब जैसे एग्जाम्पल है हम 13 का लिए, ठीक है। अब 13 का यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। 13 भाग देंगे कितना से 2 से, तो 2 छक 12, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा रिमाइंडर। अब 2 से फिर भाग देंगे, 2 तिया 6, रिमाइंडर 0। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, रिमाइंडर 1 हो गया। इसके बाद भी कुछ लगेगा? नहीं लगेगा। अब जैसे ही नहीं लगेगा तो इसका वैल्यू नीचे से लेके और ऊपर तक लिख दो। तो नीचे से क्या है 1 है फिर 0 है और फिर 1 है ये, और इसको बेस में लिख दो। बेस इसका कितना होता है बाइनरी का 2, कन्वर्ट कर दिया ना। अब बाइनरी में इसको 2 बेस में लिखना है तो 2 बेस में हम लिख दे। ये हो गया हमारा पहले 13 क्या था डेसिमल नंबर था, डेसिमल नंबर था 13, लेकिन अब 2 से भाग भाग करके और जो रिमाइंडर होता था ये साइड में हम लिख के, ये रिमाइंडर ऊपर से लिखना है, ऐसा नहीं कि नीचे से लिखना स्टार्ट करना, नहीं ऊपर से लिखना है। और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको नीचे से ऊपर तक लिखना है। नीचे 1 आया तो पहले 1, फिर उसके बाद 1 है तो 1, फिर 0 है तो 0, फिर सबसे ऊपर वाला सबसे लास्ट में, तो 1 1 0 1। और किसका बेस का था मतलब बाइनरी का था तो बेस में 2 दे देना। इतना समझ, यही चीज़ यहाँ पे भी आया है। यहाँ पे देखिए 13 में 2 से भाग दिया 6 आया और रिमाइंडर कितना आया रिमाइंडर 1 आया। 6 में फिर 2 से भाग दिया तो 3 आया, रिमाइंडर 0 आया। 3 में 2 से भाग दिया तो 1 आया और रिमाइंडर भी 1 आया। और 1 में 2 से भाग देगा तो 0 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, क्या क्या आएगा लास्ट से करो। R1 1 मतलब रिमाइंडर 1 था, रिमाइंडर 1 था तो यहाँ पे पहले 1 लिखा है। फिर इससे पहले वाले में भी रिमाइंडर 1 था तो इसमें भी 1, और उससे पहले वाले में रिमाइंडर कितना था 0 था तो ये उसके बाद 0, और लास्ट वाला में भी रिमाइंडर 1 था तो यहाँ पे 1 वही चीज़ है। ठीक है, आप हम जैसे बताएं इस वाले विधि इस वाले मेथड से कीजिए, ईजी रहेगा, समझ में आएगा। आगे चलते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हमको पढ़ना है। बाइनरी टू ऑक्टल, तो बाइनरी टू ऑक्टल में क्या होता है, इसमें हमेशा हमको काउंट करना है, 3 संख्या काउंट करना है और उसको हटा देना है। किधर से काउंट करना है, राइट साइड से। यही चीज़ यहाँ पे है। ग्रुप 3 बिट्स फ्रॉम राइट, राइट से 3 बिट को ग्रुप करिए और उसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि और किससे करना था बाइनरी से ऑक्टल में, तो बाइनरी में दिया रहेगा उसको ऑक्टल में करना है तो 3 बिट गिनिए, 3 बिट गिनिए यहाँ पे जैसे राइट साइड से, तो राइट साइड इधर से होगा। अब इधर से 3 गिनिए, 1 1 0 3 हो गया, और फिर 1 0 1 3 अलग है, 2 चीज़ हो गया। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो वही है 0 1 1 है अलग और 1 0 1 है अलग। अब दोनों का मान क्या कैसे होता है, जैसे कि पहला होता है 1, दूसरा होता है 2, तीसरा होता है 4, चौथा होता है 8, इसी हिसाब से होता है। अब हम तीनों का हम लेकर चल रहे थे तो 8 इसमें रहेगा ही नहीं, तीनों को रहेगा। अब पहला में है 0 1 1, तो 0 1 1, 1 किस में है 2 में, और 1 किस में है 1 में है, तो 2 1 कितना होगा 3 होगा। ठीक है, फिर 0 1 1 हो गया। अब एक होगा 1 0 1, 1 किस में है 4 में, 1 किस में है 1 में, तो 4 1
5, वही चीज़ है ना। 101 पहले था तो 101 की जगह पे कितना 5, 011 की जगह पे 3, और दोनों को साथ में लिख दिया तो 53 लिखेंगे। और किस में कन्वर्ट कर रहे थे, ऑक्टल में, तो इसका बेस कितना होगा 8, क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है। यही चीज़ हमारा आंसर है। कन्वर्जन एगो पूछा जाता है हर साल, तो कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, ये ठीक है। ये आपको कितना नंबर में, या तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा, और नहीं तो 4 नंबर वाला में फिक्स एगो कन्वर्जन रहता है। तो कन्वर्जन इतना इजी चीज़ है, याद रखिए, ठीक है। तो बाइनरी टू ऑक्टल हो गया कन्वर्ट। राइट साइड से 3 को गिन के हटा दीजिए, फिर 3 को गिन के हटा दीजिए, और इस वाले वैल्यू से बैठाइएगा, क्या 1 2 4 पे बैठा के, पहले 101 था तो 101, और दूसरा 011 था तो 011 गिन लीजिए। 4 1 ये 5 है, और 2 1 ये 3 है, तो 53 आया। अब 53 किसका है, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे तो 8 बेस लिख देंगे, हो गया। इतना ही हमको याद रखना है। अगला चलते हैं, अगला है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो अगर हम ऑक्टल में कर रहे थे तो ऑक्टल 8 3 तक ही पुर जा रहा था, 1 2 अभी 1 2 4, तो 4 2 6 1 7, मतलब कि ऑक्टल के लिए 7 ही जरूरी था, 7 पुर जा रहा था, लेकिन हेक्साडेसिमल के लिए 16 जरूरी है, तो एक और उसमें आएगा तो 8। अब ये हेक्साडेसिमल के लिए रहेगा। इसमें भी सेम काम करना है, राइट साइड से 4 बिट गिनना है। उसमें कितना के बिट गिन रहे थे, राइट साइड से 3 बिट, किसमें ऑक्टल में, लेकिन हेक्साडेसिमल जैसे पूछेगा तो राइट साइड से 4 बिट गिनना है और सबको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो 4 बिट गिनिए और कन्वर्ट करिए। तो 4 बिट हम यहाँ पे गिनते हैं, तो 1 1 2 3 4, फिर 1011 एगो होगा, एगो 0111 होगा, तो 1011 एक है, एक 0111 है। अब इसमें डालिए वैल्यू 1011, इसका आंसर कितना आएगा, 8 में है एक, और 2 में है एक में है एक, तो 8 2 10 1 11 आएगा इसका आंसर। 11 मतलब क्या, अभी हम बताए थे, 11 मतलब पीछे देखिए यहाँ पे बी, 11 मतलब बी, तो 11 की जगह पे हम बी लिख सकते हैं, तो बी यहाँ पे रहेगा। अब अगला वैल्यू क्या था, 1011 वाला हो गया, अब 0111, तो 0111, अब 4 में है, 2 में है और 1 में, तो 4 2 6 1 7, तो बी और 7 वही चीज़ है, बी 7। अब बी 7 तो कैसे लिखा जाएगा, बी 7। अब किस में कन्वर्ट कर रहे थे, हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए 16। हो गया हमारा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल पूछा जाता है, समझ में आया। उसी तरह से जैसे बाइनरी से ऑक्टल में किए, वैसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कर दीजिए। अब लास्ट हम चलते हैं एक और, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हमको जाना है, तब क्या करेंगे, तो डेसिमल से हम बाइनरी में जा रहे थे तो किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे, वैसे ही डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है, या फिर डेसिमल से किसी में भी जाना होगा ना, तो जिसमें जाना होगा उसके बेस से डिवाइड करना, उसके बेस से भाग करना। तो डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे तो बाइनरी का बेस 2 होता है, यार बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए हम 2 से भाग दे रहे थे। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जा रहे थे तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, तो इसलिए हम उसमें 16 से भाग करेंगे। अब जैसे एक संख्या है कितना 255, तो 255 को करके हम कन्वर्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल में कैसे होता है। दो 255 कितना से भाग देंगे 16 से, तो 16 एकम 16, और यहाँ बचेगा 9, 16 पंचे 80, यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 16 से 255 में भाग दिए तो 15 बचेगा, तो 15 यहाँ से भाग दे दो ना, 16 से 255 में, 16 एकम 16, 16 यहाँ पे बचा 9 5, 16 पंचे 80,
तो रिमाइंडर कितना बचा 15, वही 15 लिखे हैं। तो 15 को हम क्या बोलते हैं ABCD में, एक 10 को बोलते हैं B 11, C 12, D 13, E 14, तो 15 हम बोलते हैं किसको F को। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 ये रिमाइंडर आया था और 15 ये 16 से कम आ गया, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। तो ऐसे करके लिखाएगा, ऐसे नीचे से ऊपर, तो 15 नीचे हो 15 ऊपर हो, तो यहाँ भी F वहाँ भी F, तो क्या आ जाएगा आंसर F ऑफ कितना, किस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में, तो किस में 16। इतना समझ में कोई दिक्कत, वही चीज़ है F 16। समझ में आया, ठीक है आगे चलिए। द MCQ मैच नंबर सिस्टम विथ बेस अपीयर्ड इन, ठीक है, तो मैच से नंबर आता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है बेस, डेसिमल का 10 बेस होता है, हेक्साडेसिमल का 16 बेस होता है। ये इसमें से एक पक्का टकरा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और बाइनरी में सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब हमको घटाव सीखना है टूज कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट जैसे हमको कोई नंबर दिया गया है, वंस कॉम्प्लीमेंट में जैसे हमको हमारे पास कोई नंबर है 1011, अरे 1011, अब इसको हमको वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बस नंबर को फ्लिप कर दो, कन्वर्ट कर दो, पहले उल्टा कर दो। 1 था तो क्या हो जाएगा 0, 0 था तो क्या हो जाएगा 1, 1 था तो 0, 1 था तो 0, ये 1 1 0 1 1 1 का ये क्या हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, क्या 0 1 0 0, वही चीज़ है। सिंपली फ्लिप्स ऑल बिट्स, जितना भी बिट्स है सबको उल्टा कर दो, 0 बिकम्स 1, 0 1 बन जाएगा, और 1 बिकम्स 0, एक 0 बन जाएगा, वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसमें जो लिए हैं वो एग्जाम्पल देखिए, 1001 1001 को हमको कन्वर्ट करना किस में, वंस कॉम्प्लीमेंट में, वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना, तो उल्टा कर देना, 1 क्या हो जाएगा 0, 0 क्या हो जाएगा 1, ये 0 क्या हो जाएगा 1, और ई 1 क्या हो जाएगा 0, ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये है आंसर, वही चीज़ है 0110 वंस कॉम्प्लीमेंट था वही है। अब इस तरह से पूछेगा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, तो इतना बड़ा नंबर का भी सेम उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, मिटा लो, 1 का उल्टा 0, फिर 1 का उल्टा 0, 2 को 0 है तो 2 को 1 है ना, फिर 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, और 0 है तो 1, बस उल्टा कर दो वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहला स्टेप होता है कि पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और दूसरा स्टेप क्या होता है कि उसमें 1 हम ऐड करेंगे, पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए 1001 का हमको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, बस उल्टा कर देना, तो 1001 था तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0110, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा स्टेप क्या बोल रहा था, दूसरा स्टेप में हमको ऐड 1 करना था, तो ऐड 1 कीजिए, तो +1 यही करना है हमको। अब +1 करेंगे, एक सेकेंड, +1 करना है, अब +1 करेंगे तो 1 और 0 कितना हो जाता है 1 हो जाता है, और 1 पहले से, यहाँ भी 1 पहले से, और ये 0 यही आएगा, यही यहाँ पे भी आया हुआ है ऐड करने के बाद, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे 1100 का हमको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जिससे हमको दिया है कि 1100 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तब हम क्या इससे निकालेंगे,
तब हम निकालेंगे, किसका था, 1100 का। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे किस में, वंस में। तो वंस में करेंगे, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख दो, फर्स्ट स्टेप में वंस कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, ये भी 0 1 हो जाएगा। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड सॉरी 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट। तो 2s कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, +1 करना है। +1 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 110 कैरी 1, 110 कैरी 1, 101 सॉरी 101 और 0, यही आंसर आएगा 0100। इसमें अगर कैरी आएगा तो कैरी आगे भेजना है, तो 110 आया, 110 और कैरी 1 आ गया, तो कैरी 1 ऊपर भेज दिए, और फिर पहले से 1 था और कैरी वाला 1, तो 1 फिर से क्या 0 और कैरी 1 आगे, और 1 और 0 मिलके हो गया 1, तो इसमें कैरी नहीं आया, तो अगला 0 जैसे का तैसे रहेगा, वही चीज़ आंसर यहाँ पे आया हुआ है। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज करके हम सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं। उसमें 3 स्टेप है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में एक स्टेप था, बस नंबर को उल्टा कर देना था। 2s कॉम्प्लीमेंट में 2 स्टेप हैं। 2 स्टेप क्या था कि पहले हम 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, लेकिन 2s कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन हमको करना है, घटाव करना है 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज करके। तब हम क्या करेंगे, तो हम पहले स्टेप 1 में ही 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, किसका, b का फाइंड करेंगे। a माइनस बी था, मान लो 6 - 2 है, तो पहले हम 2 का क्या निकालेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किसका, 2 का। उसके बाद स्टेप 2 ऐड a। अब 6 को इसमें इसके 2s कॉम्प्लीमेंट में, किसके, 2 के 2s कॉम्प्लीमेंट में 6 को हम a को हम ऐड कर देंगे, हो गया। अब स्टेप 3 इफ़ कैरी आउट, अगर कुछ कैरी बचा हुआ है तो उसको हटा दो, कैंसिल कर दो, ठीक है। रिजल्ट इज पॉजिटिव इफ़ नो कैरी, ठीक है। अगर कैरी आया तो कैरी को हटा दो और रिजल्ट क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। अगर कोई कैरी नहीं आया तब रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे लिए थे, अब एग्जाम्पल है 7 - 5 का, तो 7 - 5 से ही चलते हैं। तो 7 - 5, 7 को कन्वर्ट करो, 7 को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, बाइनरी में, तो क्या लिखा आएगा, अबे यार 7 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो क्या लिखा आएगा, पहले कैसे होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 4 होता है, इतना है। तो 7 पुराने के लिए 4 2 6 एक साथ, तो सब में 1 रहेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। 5 के लिए 4 में एक 1 रहेगा और 2 में 0 रहेगा, 1 में 4 1 5 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि दूसरा वाला का हमको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 5 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकाली, तो 5 का 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले तो हम 1s निकालेंगे, 1s निकालेंगे तो 1s क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1 0 है ना, तो 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0, ठीक है। अब उसमें क्या करना है हमको, 2s निकालने के लिए +1 करना है, तो +1 करना है, तो 1 0 1 और 1 है यहाँ पे और ये 0 है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हमको क्या करना था, 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए, जैसे दूसरा नंबर का 5 का हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए, उसमें 7 के बाइनरी को उसमें हमको ऐड करना है। तो 7 का बाइनरी क्या था, 1 1 1 था यहाँ पे देखो, 7 का 1 1 1 था ना। अब इसको हमको ऐड करना है 5 के 2s कॉम्प्लीमेंट, तो 5 का 2s कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकला है, जो कि ये है 0 1 1 है। अब इसमें हमको ऐड करना है कितना, 1 1 1, तो 1 1 1 ऐड करिए, 1 1 1 ऐड करिए, ऐड करेंगे तो 1 1 0 कैरी 1 1 1 1 0 और 0 1 1, ठीक है। 1 1 0 कैरी 1, एक मिनट, 1 1 1 होगा ना, नहीं ठीक है, 1 1 0 कैरी 1। अब 1 1 ये 1 1 ऊपर जो कैरी वाला 1 है और ऊपर वाला 1 1 1 क्या हो जाएगा, 0 और 0 1 1। अब 1 1 0 कैरी बचता 1, ठीक है उधर, और 1 ये, तो एक कैरी यहाँ पे जाएगा। अब ये कैरी यहाँ पे जाएगा तो 1 1
जीरो और कैरी बाहर आएगा। समझ में आया? जैसे 1 1 0 है, कैरी 1 गया। अब कैरी वाला 1 और पहले वाला 1 1 1 0 हुआ, कैरी अभी भी बचा हुआ है 1, तो वो 1 के साथ इसको ऐड किए तो 1 नहीं, उस 1 कैरी वाला 1 को आगे हम रख दिए और ये 1 नीचे लिख दें। अब कैरी वाला 1 और पहले वाला 1 तो 1 1 0, ठीक है, और कैरी 1 आ जाएगा तो 0 1 0। ठीक है, तो कैरी जो 1 आ रहा है उसको पहले तो इसको एक मिस्टेक हो गया, इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग 3 डिजिट में ही किए थे, इसको 4 डिजिट में करना है। 1 1 1 से पहले एक 0 यहाँ पे आता है और यहाँ भी 0 आता है, तो कन्वर्ट करते हैं तो 1 1 सॉरी 1 का 0 होता, 0 का 1 होता, 1 का 0 होता और 0 का 1 होता। ठीक है, अब कन्वर्ट अब हमको ऐड करना था +1 2s के लिए, तो 1 0 1 1 1 0 और ये 1 ये आता। अब इसमें हमको ऐड करना था कितना, इसमें हमको ऐड करना था, इसमें हमको ऐड करना था ये 3 1 1 1, तो 1 1 1 इससे पहले हमको 0 लगाना होता। अब आगे चलिए 1 1 ये भी हटा दीजिए, अब चलते हैं 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 आ जाएगा आगे और ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, यही आएगा। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, 7 और -5 जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो 7 -5 कर रहे हैं, तो पहले तो हमको दूसरा वाला को क्या करना है, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना, और पहला वाला को उसका वैल्यू मतलब कि बाइनरी वैल्यू निकाल के 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसके बाइनरी वैल्यू में उसको जोड़ देना है, यहाँ पे जोड़ देना है ना, तो वही काम करना है। तो जो बाइनरी वैल्यू निकालेंगे वो हम 4 बिट में निकालेंगे, 4 बिट में। ठीक है, हम पहले मिस्टेक क्या किए थे, हम 3 बिट में निकाल दिए थे, इसलिए आंसर नहीं मिल रहा था। हमको क्या करना है, 4 बिट में निकालना है दोनों को, इसको भी 4 बिट में, उसको भी 4 बिट में। अब 4 बिट में निकालें तो बाद वाला को मतलब कि 5 वाला को हमको क्या निकालना है, 2s निकालना है। तो 2s निकालने के पहले 1s निकालना होगा, तो 1s निकालना है, तो 1s मतलब उल्टा 0 हो जाएगा 1 1 हो जाएगा 0 0 हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 0। अब इसमें 2s निकालना है, तो 2s +1 कर दीजिए, +1 करिएगा तो 0 1 1 और 1 0 1। ठीक है, ये 2s निकल गया। अब 2s निकल गया, अब हमको ए मतलब कि 7 में हमको ऐड करना है, तो 7 में ऐड कीजिए। 7 क्या निकाले थे, 7 अगर हम निकालेंगे तो 4 बिट में निकालेंगे तो 1 2 4 और 8, 4 2 1 में 1 रहेगा लेकिन 8 में 0 रहेगा, है ना, तो वही चीज़ हमको ऐड करना है 0 और सब में 1, ये चीज़ अब हमको ऐड करना है, तो ऐड कीजिए तो 1 और 1 कितना हो गया 0, इसमें कैरी आया तो कैरी ऊपर चढ़ जाए। अब 1 1 0, ठीक है 0 और 0 1 1 0, लेकिन इसका कैरी आया तो कैरी पहले आगे भेज दीजिए और 0 1 1 हुआ। ठीक है, फिर कैरी वाला 1 और नीचे वाला 1 कितना 1 1 0, कैरी अभी भी 1 जाएगा, फिर ये वाला 1 और ये वाला 1 1 1 0, अभी भी कैरी 1 रहेगा। अब तीसरा क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे देखिए ई वाला तीसरा लाइन कि अगर कैरी है तब क्या करना है, अगर कैरी है तो उसको हटा देना, डिस्कार्ड कर देना। तो कैरी है तो कैरी को हटा दीजिए, कैरी को हटा दीजिए, तो 0 0 1 0 आंसर आया हमारा, तो वही लिख दीजिए यहाँ पे वही है रिजल्ट 0 0 1 0। अब 0 0 1 0 है, ठीक है।
जीरो जीरो, अब इसको नंबर में हमको कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है क्योंकि 7 - 5 क्या था, नंबर में था, लेकिन इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करके कर रहे थे, तो नंबर में इसको कन्वर्ट करिए। तो नंबर में करने के लिए पहला क्या होता है, पहला होता है 1, दूसरा होता है 2, तीसरा होता है 4, चौथा होता है 8। तो 1 किस में आया है, 1 जो है 2 में, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 2, 2 आएगा, वही 2 है यहाँ पे, समझ में आया, वही 2 यहाँ पे है, समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, तब बेटर समझ में आएगा 2s कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे थे 6 - 2, दोनों को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, बाइनरी में किस में, 4 बिट में। तो 4 बिट में 6 को कनेक्ट करेंगे तो कैसे होगा, 1 2 4 8, इसको भी करना, 2 को भी करना। तो 6 को करेंगे तो 4 में एगो रहेगा और 2 में, 4 2 6, बाकी 0, ठीक है। 2 को करेंगे तो 2 में 1 रहेगा, बाकी सभी 0। अब दूसरा वाला को हमको क्या करना होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो दूसरा वाला ये था। अब इसका पहले वंस निकालना होगा, वंस निकालना होगा, तो वंस निकालने के लिए उल्टा कर दीजिए, उल्टा करिए तो 0 जो है 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। अब 2s निकालने के लिए ऐड कर दीजिए +1, +1 ऐड कीजिएगा तो 1 1 0, कैरी 1 चला जाएगा, 0 1 1 और 1 1, ठीक है। अब ये हमारा 2 का आया, अब 2 का ए के साथ ऐड करना, तो ए ये था 0 1 1 0। अब 2s कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 1 1 1 0, दोनों को हमको क्या करना होता है, तीसरा स्टेप में ऐड करना होता है। तो 0 0 0 1 1 0, कैरी 1 1 1 1 1 0, कैरी 1 पहले चला जाएगा और 0 1 1 यहाँ पे लिखाएगा, फिर 1 1 0 और कैरी 1 आगे चला गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू बैठाइए, वैल्यू बैठाइएगा कि कितना वैल्यू होगा, तो ई पहला होता है 1, दूसरा होता है 2, तीसरा होता है 4 और चौथा होता है 8, ठीक है। अब एक खाली 4 में है तो इसका आंसर क्या आएगा, 4, ठीक है। तो 6 - 2 = 4, समझ में आया, ये दूसरा एग्जाम्पल था। चलिए, बहुत ईजी है कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट करना, मतलब कि घटाव करना, वही हो रहा है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप करना होगा वहाँ पे लिख के। स्टेप 1 कि हम 1s कॉम्प्लीमेंट किए, स्टेप 2 स्टेप 1 2s कॉम्प्लीमेंट निकाले, किसका, बी का, बी जो बाद वाला नंबर आता है उसका, जो नंबर घट रहा है उसका 2s कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद स्टेप 2 है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, किसका, ऐड करते हैं ए को, और ए को ऐड करते हैं और 2s कॉम्प्लीमेंट जो बी का निकाले थे उसको। और तीसरा में क्या करते हैं कि अगर कोई कैरी बचा हुआ तो कैरी को हम हटा देते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव में रहता है। अगर कैरी नहीं है तब नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब माइनस में रहेगा नंबर। एक्सप्लेन ऑल लॉजिक गेट्स, सिंबल, ट्रूथ टेबल, एक्सप्रेशन, एप्लीकेशन। तो लॉजिक गेट क्या क्या होता है, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, नैंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, एक्सऑर गेट होता है, एक्स नॉर गेट होता है। इतना आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें से कोई भी 3 4 एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक चलेगा, लेकिन अगर पूरा आप कर देते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 100% लिख लीजिए कि आएगा। तो एंड गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, अब उसको इसका ट्रूथ टेबल भी आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो एंड गेट होता है कि अगर वैल्यू हाई रहेगा तो आउटपुट हाई आएगा, अगर वैल्यू लो रहेगा, वैल्यू हाई नहीं रहेगा तो आउटपुट 0 आएगा, लो आएगा। अब कहने का मतलब ये है, इसका तो पहले ये लिख लीजिए कि एंड गेट इस तरह से डिनोट किया जाता है, y = a एंड b, y = a.b, ये एंड गेट डिनोट किया जाता है। और गेट कैसे किया जाता है, y = a + b, ठीक है, ये चीज़। अब ये हो गया। अब एंड गेट का ट्रूथ टेबल समझिए। ट्रूथ टेबल क्या होता है कि कौन सा नंबर कैसे परफॉर्म करेगा, एक दूसरे के साथ कैसे खेलेगा। जैसे ट्रूथ टेबल है तो एक तो
ए रहेगा, एक बी रहेगा और एक वाई रहेगा, है ना। अगर ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तब क्या होगा, तो दोनों हाई रहेगा तब आउटपुट हाई आएगा। दोनों हाई कब है, 1 1 पे, तो आउटपुट तभी हाई रहेगा, तभी 1 आएगा, बाकी सब है क्या आएगा, 0 आएगा। ये वाला ट्रूथ टेबल आपको बनाना है वहाँ एग्जाम्पल जो अभी हम बनाए हैं, ये सेम टू सेम आप वहाँ पे ट्रूथ टेबल में बनाइए, ठीक है। अब ये ट्रूथ टेबल में बनाने के बाद लिखिए कि अगर आउटपुट 1 रहे, अगर इनपुट 1 रहेगा, दोनों में इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा। शब्द में वहाँ पे लिखना है कि इफ़ बोथ द इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट विल बी 1, अदरवाइज इफ़ वन ऑफ द इनपुट्स आर 0 देन आउटपुट वुड बी 0। ये इतना ही लिखना है वहाँ पे, ठीक है। क्यों मिटा दिए, क्योंकि आगे में तो यही करना है। फिर और गेट का करते हैं, तो और गेट में क्या होता है, और गेट में होता है, हाँ, और गेट में होता है आपका कि दोनों अगर हाई रहेगा तो 1 तो होगा ही, ठीक है। अगर हाई है तो 1 होगा, लेकिन दोनों में से कोई एक भी हाई है तो भी आउटपुट 1 रहेगा। किस में, और में। पहले हम एंड का समझें, अभी हम किसका समझ रहे हैं, और का समझ रहे हैं। और का समझ रहे हैं, सेम रहेगा, सेम ट्रूथ टेबल बनाना है। सब में लिखना है सिर्फ इतना कि अगर दोनों में हाई रहेगा, कहने का मतलब दोनों में इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक में भी 1 रहेगा तो भी आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन दोनों में अगर 0 रहेगा तो आउटपुट 0 आएगा। जो चीज़ ट्रूथ टेबल में बना रहे वही चीज़ शब्द में लिखना है। शब्द में लिखेंगे तो 5-6 पॉइंट बन जाएगा, जो हमको मतलब अच्छा पॉइंट देगा और हमको नंबर भी दिलवाएगा। ये और गेट का हो गया, ठीक है। अब हम नॉट गेट का समझते हैं। नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट जस्ट उल्टा होता है। नॉट गेट उल्टा काम करता है। अगर 1 है तो वो और उसका आउटपुट 0 आएगा, चाहे वो 0 है तो उसका आउटपुट 1 आएगा। ये बस उल्टा करने का काम करता है, ये इन्वर्ट करता है, वो ये उल्टा करने का काम करता है। यही लिखना है आपको, ठीक है। ये क्या करता है, उल्टा करने का काम करता है, इन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे नैंड गेट पे। तो नैंड गेट क्या करता है, एंड गेट जो होता था ना उसका जस्ट उल्टा होता है नैंड गेट। तो एंड गेट क्या होता था, एंड गेट क्या करता था, इसमें कलर चेंज हो जाए, ब्लू में आते हैं। एंड गेट में क्या करता था, जब दोनों एक होता था तो आउटपुट 1, नहीं तो 0 0 0। अब नैंड गेट, ये एंड गेट का था, लेकिन नैंड गेट का बात करें तो इसका उल्टा, 1 जहाँ पे आता था वहाँ पे 0 आएगा, और जहाँ पे 0 आता था वहाँ पे 1 1 1 आएगा, ठीक है। ये हमारा नैंड गेट में है कि अगर दोनों, नैंड गेट में एंड गेट वाला अब मिटा दीजिए, मेन यही हमको वहाँ पे लिखना है। नैंड गेट जब भी हम लिखेंगे तो उसका ट्रूथ टेबल में एंड गेट का लिख देंगे और एंड गेट का उल्टा आंसर लिख देंगे वाई में, और एंड गेट वाला को काट दीजिए। तो 1 1 पहले 1 होता था, लेकिन अब कितना होता है नैंड में, 0, सॉरी कितना होता है 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1, एकदम नैंड का सॉरी एंड का उल्टा होता है नैंड में, ठीक है। अब नॉर में क्या होता है, तो नॉर और का उल्टा होता है। नॉर किसका उल्टा होता है, और का उल्टा होता है। अब और क्या होता था, तो और होता था जब दोनों एक है तो यो एक रहेगा, दोनों में से कोई एक है तो यो एक रहेगा, दोनों में से कोई एक है तो यो एक रहेगा, और 0 है तो 0 रहेगा। उसका उल्टा होता है कौन, अभी तो और ही लिखा है। अभी हम कौन देख रहे हैं, नॉर देख रहे हैं। तो और ये हो गया, ये और के लिए हो गया। अब नॉर के लिए उसका उल्टा कर दे, तो 1 है तो 0 रहेगा, 1 1 में 0, 1 0 में 0, 0 1 में 0, और 1 1 में 0 0 में 1 रहेगा। ये नॉर गेट है, ठीक है। 1 1 में 0, 1 0 में 0। अब इसमें और गेट का मिटा दीजिए, अरे यार मिटा जाना, ठीक है, बीच में कर दीजिए, हो गया। ये नॉर गेट का। एक्सॉर गेट क्या करता है कि अगर दोनों सेम है
तब ये क्या करता है, आउटपुट जीरो कर देगा। अगर दोनों सेम है तो जीरो, तो 1 1 है तो जीरो, चाहे 0 0 है तो जीरो। अगर दोनों उल्टा है, एगो 1 मतलब कि एगो 1 एगो 0 है तो 1 आ जाएगा, चाहे एगो 0 एगो 1 है तो 1 आ जाएगा। ये किसका है, ये है हमारा एक्स और का, ठीक है। अब एक्स नॉर क्या होता है, एक्स नॉर एक्स और का उल्टा होता है। तो एक्स नॉर जो है, एक्स नॉर एक्स और, अभी हम लोग देखें एक्स नॉर एक्स और का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दीजिए। तो जहाँ पे जीरो आ रहा था वहाँ पे 1 कर दीजिए, और जहाँ पे 1 आ रहा था वहाँ पे 0 कर दीजिए। ये हो गया हमारा क्या, एक्स नॉर। ये एक्स और था, ये है हमारा एक्स नॉर। समझ में आया? इतना ही आपको करना है, और वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, तो नैंड नॉट के साथ होता है, नॉट के साथ अगर एंड हुआ, सॉरी नॉट के साथ अगर एंड हुआ तो वो नैंड बना देता है, और नॉट के साथ अगर और हुआ तो वो क्या बना देता है, नॉर बना देता है। नॉट के साथ अगर एंड होता था तो क्या बना देता था, नैंड बना देता था। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। और नॉट के साथ अगर एक्स और हुआ, एक्स और हुआ तो वो क्या बना देता है, एक्स नॉर। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रूव करना है डी मॉर्गन्स थ्योरी बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब थ्योरम 1 मान ये है हमारा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए डॉट बी एंड को हम लिखते थे, तो एंड का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि प्लस और में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या किस में क्या क्या लिखते हैं, वो चीज़ देख लीजिए। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे एग्ज़ाम में। तो एंड में डॉट लिखते हैं, और में प्लस लिखते हैं, नॉट में सीधा ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ए में कॉम्प्लीमेंट लिखे हुए हैं, वाई इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, जो ए रहेगा उसका उल्टा, अगर 0 है तो 1, वो चीज़। नैंड गेट में एंड का उल्टा, वही एंड का कॉम्प्लीमेंट। नॉर गेट में और का कॉम्प्लीमेंट। एक्स और गेट में सीधे एक्स और में प्लस रहेगा, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, गोला बॉक्स में, सर्कल में, वो हो गया हमारा क्या, एक्स और। लेकिन एक्स नॉन रहेगा तो एक्स और वाला तो रहेगा, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। ए एक्स और बी तो रहेगा, लेकिन उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, किसके लिए, एक्स नॉर के लिए। इतना हमको समझना था। आगे चलते हैं। तो डी मॉर्गन्स थ्योरी वही है कि ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या था, एंड था, एंड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाया तो ये नैंड हो गया। अब यार नैंड हो गया। अब नैंड का थ्योरम क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, वो चीज़। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ नैंड इज द और ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। नैंड गेट इक्वल टू और गेट विथ इन्वर्टेड इनपुट्स, है ना। नैंड गेट क्या है, और गेट के साथ इन्वर्टेड इनपुट है, वही चीज़ है ना। नैंड गेट है और ये और गेट है, दोनों में इन्वर्टेड है, वही चीज़ है। दूसरा थ्योरम ये है, देख लीजिए लीजिए, ये भी फॉर्मूला है, ये सभी पहले के क्लास में देखना है, वन शॉट में नहीं देखिए तो बेटर रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आता है तो आपको समझाना हो। तो एक थ्योरम ये हो गया, लिख दीजिएगा एक थ्योरम, और एक थ्योरम ये लिख दीजिए। ए प्लस बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, कहने का मतलब ये नॉर का है, तो नॉर का है तो इधर क्या रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, कहने का मतलब एंड का कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। तो वही चीज़ है कि और का कॉम्प्लीमेंट है तो एंड का कॉम्प्लीमेंट में आंसर आएगा। आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ और है तो एंड के कॉम्प्लीमेंट में आंसर आ रहा है, जो कि हम इधर समझाए थे, है ना, यहाँ पे हम समझाए थे। और नॉट गेट है,
नॉर गेट कौन सा है, नॉर गेट ये वाला था, तो एंड गेट विथ इन्वर्टेड इनपुट, ये एंड गेट है इन्वर्टेड इनपुट के साथ, उसके ऊपर इन्वर्ट का साइन लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट का साइन, वो है इन्वर्टेड इनपुट। ठीक है, यही दो समझा दीजिएगा, उसके लिए काफ़ी है। डी मॉर्गन्स में वही दो एक्सप्लेन करना है आपको। अब आगे चलते के एम एफ सिंप्लीफिकेशन, इसमें एस ओ पी और पी ओ एस के बारे में पढ़ना है। एस ओ पी क्या होता है, एस ओ पी होता है आपका, पहले के मैप क्या होता है, तो के मैप का फुल फॉर्म पूछ सकता है, कर्नौग मैप। तो कर्नौग मैप क्या होता है, विजुअल मेथड ऑफ टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशंस विदाउट यूजिंग अलजेब्रा, बिना अलजेब्रा का यूज किए हुए बूलियन एक्सप्रेशन को हमको सिंप्लीफाई करना सिखाता है क्या, के मैप। इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा बाई ग्रुपिंग एडजेसेंट 1s, ये एलिमिनेट करता है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा को बाई ग्रुपिंग एडजेसेंट 1s। अब 3 वेरिएबल के मैप स्ट्रक्चर क्या है, 8 cells arranged in 2 rows, 8 cells arranged in 2 rows। ये क्वेश्चन आप खुद से देख लीजिएगा, ये थोड़ा डिटेल्स में समझाने वाला है, ठीक है, तो इसको उतना यहाँ पे नहीं हो पाएगा वन शॉट में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप पढ़ ही लीजिएगा। ये कभी 6 मार्क्स में पूछता है, कभी 4 मार्क्स में पूछता है, ठीक है, तो ये समझना ही आपके लिए उचित है। अब जैसे समझिए, आगे चलते हैं हम लोग यूनिट 4 में। यूनिट 4 में भी 14 नंबर का पूछा जाता है, कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो इसमें मेन क्या क्या पूछता है, फुल एडर पूछेगा, मल्टीप्लेक्सर पूछेगा, फ्लिप फ्लॉप्स पूछेगा, शिफ्ट रजिस्टर पूछेगा। ठीक है, एमसीक्यू में मल्टीप्लेक्सर से क्वेश्चन आएगा या फिर फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल से आएगा, और कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल का डिफरेंस भी पूछता है। तो पहला क्वेश्चन है हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, उसका सर्किट डायग्राम बना के हमको ट्रूथ टेबल भी देना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 100% आएगा। हाफ एडर या फिर फुल एडर या फिर दोनों वाला फिक्स है, आएगा। तो हाफ एडर क्या करता है, ऐड 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स, क्या करता है, ऐड 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स हैज़ नो कैरी इनपुट, 2 आउटपुट सम एंड कैरी। हाफ एडर 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर को जोड़ता है, क्या करता है, तो जोड़ता है किसको, 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर को जोड़ता है। इसमें कोई कैरी इनपुट नहीं होता है, नो कैरी इनपुट, 2 आउटपुट, इसमें 2 आउटपुट होता है, एक सम होता है, एक कैरी होता है। अब इसका ट्रूथ टेबल समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रूथ टेबल लिखिए वहाँ पे, ट्रूथ टेबल बनाइए, ट्रूथ टेबल। ए है, बी है, सम है, कैरी है। ठीक है, ए बी ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो 0 0 है तो सम क्या होगा, सम है 0 होगा, और जब सम में 0 है तो कैरी भी 0 होगा। 0 1 1 सम 0 कैरी, 1 0 1 सम कैरी 0, 1 1 1 1 सम 0 कैरी 1। एक ही बार में, सिर्फ एक ही बार कैरी 1 आता है, कब, जब दोनों 1 रहता है तब। ठीक है, जब दोनों 1 रहता है तभी कैरी 1 आता है, नहीं तो हमेशा कैरी 0 रहता है। और जब दोनों 1 रहेगा तो सम हमेशा कितना आता है, 0, 1 1 0 कैरी 1, जो हम लोग पीछे कर रहे थे, 1 1 0 कैरी 1 आगे जा रहा था वो चीज़। ठीक है,
ये ट्रूथ टेबल का काम हम कर लिए। हाफ एडेड में वही लिखना है कि 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, इसमें कोई कैरी इनपुट नहीं होता है, 2 आउटपुट होगा, एक सम होगा, एक कैरी होगा। अब दो इसमें पॉइंट में और बना के लिखना है कि जब इनपुट दोनों जीरो हो तो सम जीरो होता है, कैरी जीरो होता है, और जब इनपुट दोनों 1 हो तो सम जीरो होता है, कैरी 1 आता है। अरे यार, ठीक है। हाफ एडर का लॉजिक क्या होता है? सम में 0110 है। 0110 किस में आ रहा था हमारा? 0110 इसमें आ रहा था जब 00 था, 10 था, 01 था और 11 था। तो 00 0 10 1 1 1 1 और 1 1 0 ये कब आ रहा था? दोनों सेम था तो जीरो किस में? XOR में आ रहा था। XOR को क्या लिखते हैं? प्लस सर्कल के अंदर में, है ना। तो 0110 आ रहा है, ये क्या होएगा? XOR आएगा, XOR इसको माना जाएगा। और ये 00001 आ रहा है तो ये क्या माना जाएगा? ये हमारा माना जाएगा एंड माना जाएगा, क्योंकि दोनों 1 था तो 1, बाकी 0। तो ये कैरी एंड पे काम करता है, लेकिन सम जो है XOR पे काम करता है। वही चीज़ सम है किस पे काम कर रहा है? यहाँ पे देखो, अरे क्या हो रहा है? यहाँ पे देख लो ना, सम जो है XOR पे काम कर रहा है, कैरी एंड पे काम कर रहा है, और पूरा सर्किट 1 XOR गेट प्लस 1 एंड गेट। पूरा सर्किट किस पे होता है? एक XOR गेट पे होता है, एक एंड गेट पे होता है। पूरा सर्किट जो है एक XOR गेट पे होता है, एक एंड गेट पे होता है। सम XOR गेट पे काम कर रहा है, कैरी एंड गेट पे काम कर रहा है। वही चीज़ अभी हम समझाएं। फुल एडर क्या होता है? जैसे इसमें 2 इनपुट होता था, फुल एडर में 3 इनपुट होता है, ठीक है। इसमें 2 इनपुट होता था, उसमें 3 इनपुट होता है, ए बी सी। ए बी सी सी नहीं होता एक्चुअली, वो कैरी इन होता है, ठीक है। आउटपुट 2 सेम होता है, एक सम एक कैरी। उसका ट्रूथ टेबल देखिए, उसका ट्रूथ टेबल होगा 3 बिट का है तो उसका ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हम स्क्रीन को लंबा करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तो भी ऊपर जा, अरे क्या हो रहा है? इमिट क्यों नहीं रहा? यहीं पे समझते हैं हम लोग। ए बी सी इन सम और कैरी किस में? फुल एडर में। वही चीज़ है, ए बी सी इन आउटपुट, सम और कैरी आउट। सी आउट लिखना, सी नहीं लिखना, सी आउट लिखना है। सी आउट 0, अरे यार 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1, अरे 1 1 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब तीनों जब जीरो होगा तो सम जीरो होता है और कैरी भी जीरो होता है। वही यहाँ पे है, तीनों जब जीरो होता है
तीनों जीरो होगा तो सम जीरो कैरी जीरो। ठीक है, 0 0 1 तो सम 1 कैरी जीरो, कैरी अभी नहीं आ रहा है, 0 1 0 सम 1 कैरी जीरो, लेकिन यहाँ पे कैरी आएगा 0 1 1 जब होता है, 0 1 1 होता है तो सम जीरो आएगा लेकिन कैरी 1 आएगा, तो 0 1 1 सम जीरो और कैरी 1 आएगा। फिर इसमें 1 0 0 में 1 आएगा सम लेकिन कैरी जीरो आएगा, वही चीज़ है 1 1 1 0 0 में 1 0 0 में सम जीरो कैरी 1 आएगा, 1 0 1 में 1 1 0 तो सम जीरो आएगा कैरी 1 आएगा, 1 0 1 में सम जीरो कैरी 1, 1 1 0 में भी सम जीरो कैरी 1, सम जीरो कैरी 1, लेकिन तीन को जब 1 रहेगा तो सम 1 कैरी भी 1। ठीक है, सम भी 1 रहेगा कैरी भी 1 रहेगी। ये हमारा फुल एडर है। क्या है? फुल एडर। ये ट्रूथ टेबल आप बना देंगे तो इसका भी मार्क्स मिलेगा। अब उसको एक्सप्लेन करते हैं, वही चीज़ लिखना है कि तीनों जब जीरो रहेगा तो सम भी जीरो कैरी भी जीरो, तीनों जब हाई रहेगा तो सम भी 1 कैरी भी 1, यही चीज़ सब हमको पॉइंट में लिखना है, आउटपुट हम और आंसर आ जाएगा। इतना ही आपको करना है इसमें फुल एडर में। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर विथ ट्रूथ टेबल। 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर होता क्या है? मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट है जो सिलेक्ट करता है वन ऑफ मेनी इनपुट लाइंस एंड फॉरवर्ड्स इट टू अ सिंगल आउटपुट लाइन। तो ये क्या करता है? सिलेक्ट करता है बहुत सारा इनपुट लाइन को, इस हिसाब से बहुत सारा इनपुट लाइन आ रहा है, 4 इनपुट लाइन है, और इसको कन्वर्ट करेगा सिर्फ एक आउटपुट लाइन में। ये इनपुट लाइन्स है, एक आउटपुट लाइन्स है, वही है। ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा सिलेक्टर, इसी को हम डेटा सिलेक्टर भी बोलते हैं। इट इज़ अ मेनी टू 1 डिवाइस। मेनी डिवाइस, इधर मेनी इनपुट है लेकिन आउटपुट 1 है, तो वही मेनी टू 1 डिवाइस भी बोला जाता है किसको? मल्टीप्लेक्सर को। अब 4 डेटा क्या क्या था, जिसे 4 को यहाँ पे दिए, तो एगो I0 है, एगो I1 है, I2 है, I3 है। 2 सिलेक्ट लाइन्स, इसमें 2 सिलेक्ट लाइन जाएगा यहाँ से, ये मान लो यहाँ पे 2 सिलेक्ट होगा, लाइन होगा, एगो S1 एगो S2 S0। आउटपुट एक रहेगा, ये है Y। ठीक है, सिलेक्ट लाइन ऐसे नहीं होता है, सॉरी। ये इनपुट हो गया I1 I0 I1 I2 I3, सिलेक्ट लाइन इधर होगा, अरे यार इधर होगा सिलेक्ट लाइन, ये हो गया S0, ये हो गया S1, ये I0 I1 I2 I3, ये है Y आउटपुट। इस तरह से होता है। इतना आप बना दीजिए किस में? 4 to 1 मल्टीप्लेक्स में। इतना ही आपको बनाना है, सिर्फ ये बनाना है। इसमें 4 को लाइन खींच दीजिए, I0 नीचे वाला, I1 उससे ऊपर, I2E I3E, 2 सेलेक्ट लाइन, एगो S0 एगो S1 और एगो आउटपुट लाइन Y। बस इतना है। ये 4 to 1 मल्टीप्लेक्स में जो भी पॉइंट पढ़ना है पॉइंट इसमें पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं, JK फ्लिप फ्लॉप एंड SR फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? S से सेट होता है, R से रीसेट होता है SR में, और JK में J रिप्लेसेस S, सेट। J जो है S को रिप्लेस करता है सेट से, तो J से S को रिप्लेस करता है J से, और K रिप्लेस करता है R को, रीसेट। ठीक है, इस सेट को रिप्लेस करता है J, K जो है रिप्लेस करता है R, रीसेट को। ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप होता क्या? सेट रीसेट होता है। तो इसका कहने का मतलब इनपुट एगो सेट होगा, एगो रीसेट होगा, क्लॉक आउटपुट Q और Q इनवर्ट। तो S जब 0 है और R जब 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन S जब 1 है और R 0 है, इस हिसाब से देखो यहाँ पे। इसका भी ट्रूथ टेबल बनाओ, एगो S होगा, एगो R होगा, एगो आउटपुट होगा। ठीक है, अब कैसे होगा? दोनों 0 होगा, एक बार 1 0 1 होगा, एक बार 1 0 होगा, और एक बार 1 1 होगा। ठीक है, अब जब बोल रहा है कि दोनों 0 है
जब एस भी जीरो है आर भी जीरो है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज। ठीक है, जब एस वन है, जब एस जीरो है और आर वन है, एस जीरो था और आर वन था, तो एस जीरो और आर वन, तो इसको आउटपुट नहीं, इसको क्यू लिखो, आउटपुट जो नहीं इसको क्यू लिखो, बेटर रहेगा। और एक और इसमें लिखना क्यू नॉट, इस हिसाब से। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, नो चेंज, नो चेंज होगा। ठीक है, इसमें नो चेंज होता था पहला वाला में, लेकिन जब एस जीरो हुआ आर वन हुआ, एस जीरो और आर वन हुआ, तब क्या होगा कि क्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यू जो है जीरो हो जाएगा। अबे ये वाला लाइन छोड़िए, तो इसका ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो क्यू जीरो हो जाएगा। अब अगर एस वन रहा और आर जीरो होगा, एस क्या कर रहा था, जीरो था और आर वन था, तो रीसेट कर दे रहा था, तो जब रीसेट होगा तो आंसर जीरो आएगा। लेकिन एस वन है और आर जीरो है, एस सेट वन कर रहा है, तो सेट वन करेगा तो क्यू क्या आएगा, हमेशा वन आएगा, क्योंकि जीरो थोड़ी ना, सेट हो रहा है, आर एस सेट हो रहा है तो जीरो वन होगा। और जब सेट भी वन करें और रीसेट भी वन करें, तब क्या आएगा, तब आएगा हमारा इनवैलिड। ठीक है, जे के रिप्लेस, जे रिप्लेस करता है एस, जे एस रिप्लेस करेगा, के जो है वो रिप्लेस करेगा, एक को क्यू होगा, एक को क्यू नॉट होगा। जब जे जीरो रहेगा और के जीरो रहेगा तो नो चेंज, नो चेंज दोनों में। जब जे वन रहेगा, के जीरो रहेगा, तो क्यू जो है जीरो आएगा, इसमें नो चेंज रहेगा। ठीक है, क्योंकि जे किसके जगह पे था, एस के जगह पे। एस क्या कर रहा था, सेट कर रहा था, तो ए सेट में वन रहता, तो अरे वन जीरो है तो वन आएगा, सॉरी वन आएगा, यहाँ वन आएगा और ये नो चेंज होगा। और जब ये जीरो रहेगा और ये रीसेट मतलब कि के रीसेट के जगह पे आया तो वन रहेगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू जीरो हो जाएगा और इसमें हो जाएगा वन, क्यू नॉट में वन हो जाएगा। और जब जे भी वन रहेगा, के भी वन रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा, क्यू फ्लिप्स टू अपोजिट, क्यू जो है उल्टा हो जाएगा। दिस इज न्यू नॉट फॉरबिडन, सीधे टॉगल लिखो दोनों में, यही चीज़ है। डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, सिंगल डेटा इनपुट होता है डी। ठीक है, आउटपुट क्यू फॉलोज डी ऑन क्लॉक एज। डी अगर जीरो है तो क्यू जीरो, डी वन है तो क्यू वन, इतना ही हमको याद रखना है। डी अगर जीरो है तो क्यू भी जीरो, डी वन है तो क्यू भी वन, क्योंकि ये सिंगल डेटा इनपुट है। टी भी सिंगल डेटा इनपुट है, जो टी रहेगा उसका उल्टा होगा, तो टी इक्वल टू नो चेंज तो चेंज, और टी इक्वल टू वन है तो वो टॉगल करेगा, इतना ही लिखना है। एक्सप्लेन शिफ्ट रजिस्टर्स, शीशो पीशो, शीशो शीपो पीसो पीपो विथ लॉजिक डायग्राम, ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है। शिफ्ट रजिस्टर्स, तो शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, अ शिफ्ट रजिस्टर इज सिक्वेंशियल सर्क्यूट्स दैट स्टोर्स बाइनरी डेटा। ये क्या करता है, बाइनरी डेटा को स्टोर करता है एंड शिफ्ट्स इट लेफ्ट और राइट वन बिट पर क्लॉक पल्स मेड फ्रॉम कैस्केडेड डी और जे के फ्लिप फ्लॉप। शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, तो शिफ्ट रजिस्टर एक सिक्वेंशियल सर्क्यूट होता है जो स्टोर करता है बाइनरी डेटा को एंड शिफ्ट करता है लेफ्ट से लेफ्ट या फिर राइट एक बिट शिफ्ट करता है क्लॉक पल्स में। ठीक है, अब सीसो का मतलब हुआ सीरियल इन सीरियल आउट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सीरियल इन सीरियल आउट। पीसो का मतलब सीसो का मतलब सीरियल इन सीरियल आउट, सीपो का मतलब सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल आउट।
पीसो का मतलब पैरेलल इन सीरियल आउट, और पैरेलल इन पैरेलल आउट पीपो का मतलब, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव। अब सीरियल इन सीरियल आउट, तो डेटा इंटर्स वन बिट एट अ टाइम फ्रॉम लेफ्ट, डेटा एग्जिट्स वन बिट एट अ टाइम फ्रॉम राइट। लेफ्ट से एक बिट जाएगा और राइट से एक बिट निकलेगा, एग्जिट करेगा। क्यू आउटपुट्स ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप इज डी। इसमें टाइम डिले के लिए यूज किया जाता है और सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, किसको, सीसो को। इतना ही याद रखिए। सीपो में क्या होता है, सीरियल इन पैरेलल आउट होता है। तो डेटा इंटर सीरियल, सीरियल में डेटा जाता है, इंटर करता है। ऑल बिट्स अवेलेबल साइमल्टेनियसली एट आउटपुट Q0, Q1, Q2 और Q3। जितना भी बिट्स है सभी साइमल्टेनियसली अवेलेबल होगा Q0, Q1, Q2, Q3। और यूज फॉर सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन के लिए यूज होता है। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, सीरियल इन पैरेलल आउट। इतना याद रखना है। पैरेलल इन सीरियल आउट, इसमें पैरेलल इन होगा, ऑल बिट्स लोडेड साइमल्टेनियसली पैरेलली, देन शिफ्टेड आउट वन बिट एट अ टाइम, सीरियल आउट। लास्ट में वन बिट एट अ टाइम जाएगा लेकिन आएगा पैरेलली। ये यूज किसके लिए होगा, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन के लिए। ठीक है, अगर हमको एक सिंगल वायर से डेटा सेंड करना है उसमें हमको पीसो यूज करना होगा। पीपो कब कब यूज होता है, पैरेलल इन पैरेलल आउट, मल्टीपल डेटा आएगा मल्टीपल डेटा जाएगा, उसके लिए ये फास्टेस्ट मोड होता है कौन, पैरेलल इन पैरेलल आउट। इतना याद रखना है। कन्वर्टिंग 4 मोड्स यूजिंग 4, इसमें इतना ही रखना है याद, लेकिन इसमें से कोई एगो जरूर आपको मिलेगा, चाहे पूरा में भी मिल सकता है। एक्सप्लेन असिंक्रोनस रिपल काउंटर, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ काउंटर। तो एक असिंक्रोनस या फिर रिपल काउंटर क्या होता है, तो अ काउंटर इज अ सीक्वेंशियल सर्किट दैट काउंट्स क्लॉक पल्सेस मेड फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप्स, ईच फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स वन बिट। जितना भी फ्लिप फ्लॉप है सभी एक बिट स्टोर करेगा। और काउंटर जो एक सीक्वेंशियल सर्किट है जो क्लॉक पल्स काउंट करेगा, बस इतना याद रखो। काउंटर क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट है जो क्लॉक पल्स काउंट करता है, जो फ्लिप फ्लॉप से बना होता है और सभी फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर करते हैं। काउंटर क्या, काउंटर एक सीक्वेंशियल सर्किट है जो क्लॉक पल्स काउंट करता है, जो कि फ्लिप फ्लॉप से बना होता है और सभी फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर करते हैं। इतना ही आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 5th यूनिट में डेटा कन्वर्टर्स एंड मेमोरी डिवाइस, इसमें से 10 नंबर का पूछा जाता है। तो डेटा कन्वर्टर्स क्या होता है, इसमें पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन्स OAMP एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, 4 से 6 मार्क्स में पूछा जाता है। OAMP कहने का मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो हाई गेन DC कपल्ड इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर विथ 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट, 2 इनपुट्स इन्वर्टिंग माइनस एंड नॉन इन्वर्टिंग प्लस। ये चीज़ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इनपुट apply to inverting terminal through RA, non-inverting terminal connected to group, feedback registers RF from output to inverting input। ठीक है, पढ़ लीजिएगा उसको। आगे है एक्सप्लेन DAC एंड ADC, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। DAC और ADC क्या होता है, DAC मतलब डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये कन्वर्ट क्या करता है, बाइनरी डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है कंटिन्यूअस एनालॉग वोल्टेज और करंट। तो ठीक है, ये सभी ईच बिट पे काम करता है और सभी बिट MSB होता है। हाँ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैज़ हाईएस्ट वेट, तो MSB के पास हाईएस्ट वेट होता है। ये चीज़ है इसमें, और भी कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे पूछे कि DAC क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो उसको लिखना है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। वो क्या करता है, डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है, या फिर कन्वर्ट्स बाइनरी डिजिटल डेटा इनटू कंटिन्यूअस एनालॉग वोल्टेज और करंट। तो कंटिन्यूअस बाइनरी डिजिटल डेटा को वो एनालॉग और वोल्टेज करंट डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, DAC। इतना याद रखिए, बाइनरी डिजिटल डेटा को कंटिन्यूअस वोल्टेज और करंट में कन्वर्ट करता है। DAC एप्लीकेशन क्या है, तो DAC एप्लीकेशन है कि ऑडियो प्लेबैक या फिर वीडियो, MP3 CD प्लेयर,
डिजिटल म्यूजिक एनालॉग साउंड टू स्पीकर। DAC एप्लीकेशन ये क्या करता है कि MP3 से CD या फिर जो भी MP3 प्लेयर है वो लेगा, उसमें से डिजिटल म्यूजिक जाएगा और डिजिटल म्यूजिक को एनालॉग साउंड से कन्वर्ट कर देगा, है ना। वीडियो डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग वोल्टेज टू ड्राइव डिस्प्ले, वीडियो को डिजिटल सिग्नल से एनालॉग वोल्टेज और ड्राइव डिस्प्ले में कन्वर्ट करता है DAC एप्लीकेशन। मोटर कंट्रोल डिजिटल स्पीड कमांड को एनालॉग वोल्टेज और मोटर ड्राइवर में कन्वर्ट करता है। मोटर कंट्रोल वीडियो को डिजिटल सिग्नल से एनालॉग वोल्टेज और ड्राइव से डिस्प्ले में, इतना ही आपको याद रखना है। ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वही जो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, बाइनरी डिजिटल डेटा को कंटिन्यूअस एनालॉग में कन्वर्ट करता है, तो होता था DAC। लेकिन ADC है ये उल्टा करेगा कि कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल को बाइनरी डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ADC का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, माइक्रोफोन्स, ठीक है, या फिर मेडिकल कैमराज, ये सभी ADC का एप्लीकेशन होता है। ये कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल को बाइनरी डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके देगा, एनालॉग सिग्नल को। कहने का मतलब कि हम जो बोल रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं ये ADC के थ्रू हो रहा है, नहीं ये होगा, सॉरी ये होगा DAC के थ्रू। रियल वोल्टेज एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजिटल, DAC and ADC आर द ब्रिज। रिमेंबर DAC म्यूजिक आउट ऑफ स्पीकर्स, ADC वॉइस इनटू माइक्रोफोन। तो ADC जो है माइक्स में जो हम बोलते हैं वो वॉइस जाता है, वो ADC के थ्रू जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू जाता है। लेकिन DAC जो स्पीकर पे बजाते हैं वो DAC के थ्रू जाता है। इतना ही आपको ध्यान रखना है और ये पॉइंट सब वहाँ पे लिखना है। DAC जो म्यूजिक हम मतलब स्पीकर पे बजाते हैं या फिर हम बोल रहे हैं और आप स्पीकर पे सुन रहे हैं वो DAC के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं और ये आवाज़ जो जा रहा है वो ADC के माध्यम से जा रहा है। इतना ही आपको समझना है। रैम और रोम क्या होता है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये होता क्या, तो रैम वोलाटाइल होता है, इतना आपको याद रखना है। और रैम जो है बोथ रीड भी करेगा और राइट भी करेगा, यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है। रैम वोलाटाइल होता है, कहने का मतलब डेटा जब खो जाता है, डेटा तभी खोता है जब पावर ऑफ होता है। जैसे ही पावर ऑफ होगा डेटा खो जाता है, डेटा लॉस्ट हो जाता है, किसमें, रैम में, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे कि हमारे फ़ोन में अभी देखिए ये इतना चीज़ इसमें चल रहा है ना, इतना चीज़ अभी चल रहा है और जैसे ही स्विच ऑफ होगा तो ये सभी डेटा हट जाएगा। ये सभी अभी डेटा रैम में स्टोर्ड है, ये सभी डेटा हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वोलाटाइल है और रैम को हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, रैम को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इतना याद रखना है आपको। हाँ, एक और याद रखना अगर रख सकते हैं तो यूज़ कब किया जाता है रैम, टेम्पररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फास्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, फास्ट मेमोरी एक्सेस के लिए हम रैम का ही उपयोग करते हैं, इतना ही आपको ध्यान है। रैम का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, फास्ट मेमोरी एक्सेस के लिए, ठीक है, या फिर टेम्पररी स्टोरेज के लिए। रैम का टाइप क्या होता है, 2 टाइप का रैम होता है, एक एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। एस रैम यूजेस फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर बिट्स, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करता है बिट को स्टोर करने के लिए एस रैम में। और डी रैम कैपेसिटर का इस्तेमाल करता है बिट को स्टोर करने के लिए। एस रैम फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करता है बिट को स्टोर करने के लिए, लेकिन डी रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है बिट को स्टोर करने के लिए। रोम क्या होता है, ये रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी नाम से क्लियर है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं क्या, राइट इसमें नहीं कर सकते। किस में, रोम में, ऑब्जेक्टिव में आता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का। रीड और राइट के लिए हमेशा कौन सा आता है, रीड और राइट के लिए हमेशा आता है रैम, लेकिन खाली रीड करने के लिए हमारा आता है रोम, ठीक है। रोम में हम खाली रीड कर सकते हैं, खाली देख सकते हैं। और रोम में पावर ऑफ हो या फिर ऑन हो, डेटा जो है वो रहता ही है, डेटा डिलीट नहीं होता है, डेटा फाइल में रहेगा ही, ये परमानेंट स्टोरेज है। रैम जो होता है ये टेम्पररी स्टोरेज होता है कि डेटा
जैसे पावर ऑन ऑफ हुआ डेटा तुम्हारा चला जाएगा, लेकिन रोम परमानेंट स्टोरेज है, डेटा ऑफ फ़ोन ऑफ हो चाहे फ़ोन ऑन हो उससे मतलब नहीं है, डेटा तुम्हारा हमेशा स्टोर्ड रहेगा। रोम का टाइप क्या क्या होता है? हाँ, एस रैम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करता था स्टोर करने के लिए बिट्स, और डी रैम कैपेसिटर का यूज़ करता था, इतना आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ रैम में एक मास्क रोम होता है, एक पी रोम होता है प्रोग्रामिंग रोम, एक ई प्रोम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, एक ई प्रोम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और एक होता है फ्लैश मेमोरी। तो मास्क रोम क्या होता है? रिटन ड्यूरिंग चीप फैब्रिकेशन, कैन नॉट बी चेंज चीपेस्ट इन लार्ज क्वान्टिटीज। तो लार्ज क्वांटिटी में अगर सस्ता में चाहिए तो मास्क रोम आता है, ठीक है। ये मतलब इसमें का डेटा क्या होता है? चेंज नहीं किया जा सकता। प्रोग्रामेबल रोम, यूज़र कैन राइट वंस, इसमें क्या यूज़र जो है एक बार राइट कर सकता है, किसमें? प्रोम में, प्रोग्रामेबल रोम में। रोम में सिर्फ एक बार यूज़र राइट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ई प्रोम में, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में, इरेज्ड बाय एक्सपोजर टू यूवी लाइट फॉर 20 मिनट्स। तो ये यूवी लाइट अगर हम दिखाएंगे तो उसमें का डेटा को हम इरेज कर सकते हैं, कितना? 20 मिनट्स में। देन रीप्रोग्रामेबल, इसमें रीप्रोग्राम भी हम कर सकते हैं, किसमें? ई प्रोम में, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम क्या है कि इरेज एंड रिटेन इलेक्ट्रिकली, इसमें इरेज भी इलेक्ट्रिकली होता है और रिटेन लिखा भी इलेक्ट्रिकली जाता है, बाइट बाई बाइट। इरेजर। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? ब्लॉक लेवल इरेजर, फास्ट यूज्ड इन पेन ड्राइव्स, एसएसडीज, मोबाइल फोन स्टोरेज, ठीक है। ये फ्लैश मेमोरी है। टाइप ऑफ रैम वोलाटाइल होता है, डेटा लूज कर देता है जब पावर ऑफ होता है। रैम। टाइप ऑफ रैम वोलाटाइल होता है और डेटा लूज कर देता है जब पावर ऑफ होता है। रोम नॉन वोलाटाइल होता है और डेटा हमेशा रखता है, ठीक है। एमसीक्यू में आएगा आपका, इसको नहीं भूलिएगा। क्या नहीं भूलना है कि रैम वोलाटाइल होता है और ये डेटा पावर ऑफ होते ही डेटा खो देता है, कौन? रैम। लेकिन रोम नॉन वोलाटाइल होता है और इसमें डेटा हमेशा रहता है, किसमें? रोम में। ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट होता है डिस्कार्डेड और एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, प्रिंटर, सर्किट बोर्ड्स एंड बैटरीज। तो जो भी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, प्रिंटर्स, सर्किट बोर्ड, बैटरी, जो भी जो है डेड हो गया है, डिस्कार्ड कर दिया गया, वो ई वेस्ट में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जाता है। वेस्ट मतलब खराब कचरा, ये चीज़ तो उसमें जाता है। ये भी क्वेश्चन ई वेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिफर्स टू डिस्कार्डेड और एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सच एज, वो चीज़ हो गया। कॉमन सोर्स क्या होता है? ओल्ड स्मार्टफोन, पुराना स्मार्टफोन रहेगा वही ई वेस्ट में जाएगा। लैपटॉप्स रहेगा, डेस्कटॉप रहेगा, टैबलेट रहेगा, टेलीविज़न रहेगा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सभी रहेगा, ठीक है। इतना ही आप उसमें पढ़िए, 4 नंबर का है तो उतना काफ़ी है। व्हाट इज़ एन ओपी एम्पलीफायर? एक्सप्लेन इट्स आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ओपी एम्पलीफायर क्या होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ये डायरेक्ट कपल्ड होता है विद डिफरेंशियल इनपुट एंड यूजुअली सिंगल इनपुट आउटपुट। इसमें डिफरेंशियल इनपुट होता है, बहुत सारा इनपुट होता है, लेकिन एक ही आउटपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। इसमें इतना ही ध्यान रखना है ओपी एम्पलीफायर में। इसमें इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है, इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस होता है, जीरो आउटपुट इम्पिडेंस होता है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ होता है, जीरो ऑफसेट वोल्टेज होता है, इनफाइनाइट CMRR होता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या क्या होगा? एप्लीकेशन होगा एम्पलीफायर, कंपेरेटर्स, समिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर्स एंड डिफरेंशिएटर्स, ये चीज़। इसके बाद है हमारा, हाँ, ये हमारा क्विक रिवीजन इसमें ऐड किए हुए हैं, जिसमें है कि हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट से हर एक टॉपिक हम पकड़े हैं। आप वो यूनिट का वो टॉपिक अच्छे से देख लीजिए। एक बार हम यूनिट 1 और यूनिट 2 भी बाकी रह गया तो वो हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 है हमारे क्या? सेमी कंडक्टर डायोड्स एंड एप्लीकेशंस, इसमें से 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। 6 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है डायोड पे, तो वो क्वेश्चन आप कर ही लीजिएगा। डायोड पे या फिर रेक्टिफायर पे 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर होता है। और MCQ में वंस कॉम्प्लीमेंट रहेगा या फिर जेनर डायोड रहेगा, बता देते हैं। तो PN जंक्शन होता क्या?
तो जब पी टाइप एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर्स ज्वाइन किया जाता है तब पी एन जंक्शन फॉर्म होता है। क्या? जब पी टाइप का और एन टाइप का सेमी कंडक्टर को ज्वाइन किया जाता है तब पी एन का जंक्शन बनता है। ठीक है। होल्स फ्रॉम पी साइड्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड कंबाइन क्रिएटिंग अ डिप्लेशन रीजियन। तो होल्स पी साइड से होल्स रहता है और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इतना आपको जानना है पी एन जंक्शन में। फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड। अब इसमें दो बायस होता है। किसमें? पी एन जंक्शन में दो बायस होता है, एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस आपको इसमें ध्यान रखना है। फॉरवर्ड बायस का जैसे ही आप नाम सुनिएगा, दो चीज़, चाहे रिवर्स बायस का जैसे ही आप नाम सुनिएगा आपको दिमाग में आना चाहिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो फॉरवर्ड बायस जैसे ही हो, फॉरवर्ड बायस हो तो उसमें पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड होगा और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड होगा। पी से पॉजिटिव, पी से पी साइड। किस में? फॉरवर्ड में। एन से नेगेटिव, एन से एन साइड। किस में? फॉरवर्ड में। लेकिन रिवर्स बायस में, रिवर्स मतलब नाम से ही उल्टा है, रिवर्स उल्टा। ठीक है। रिवर्स गाड़ी लो, उल्टा गाड़ी लो, वही चीज़। तो रिवर्स है तो नाम से उल्टा है। अब इसमें क्या करेगा कि नेगेटिव टर्मिनल पी साइड होगा, उल्टा है। नेगेटिव टर्मिनल पी साइड और पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड रिवर्स बायस में। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट रख सकते हैं याद तो ये पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा याद रखिए, लेकिन मेन पॉइंट वही है कि पॉजिटिव टर्मिनल फॉरवर्ड बायस में पी साइड होता है और नेगेटिव टर्मिनल फॉरवर्ड बायस में एन साइड होता है। लेकिन रिवर्स बायस में उल्टा हो जाता है, नेगेटिव टर्मिनल पी साइड हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर इसका डायग्राम बना सकते हो तो आप डायग्राम बना दीजिएगा पी एन जंक्शन का। पी एन जंक्शन का हम डायग्राम देखते हैं, अगर कोई ईजी सा है तो हम बताते हैं। वो डायग्राम पे आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि ठीक है, आप डायग्राम इसका सर्च कर लीजिएगा पी एन जंक्शन का, क्योंकि डायग्राम आपको देना है। और डायग्राम में आप जो भी नाम रहेगा वो नाम भी लिखिएगा। जेनर डायोड क्या होता है? तो जेनर डायोड एक हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड क्या? जेनर डायोड स्पेशली डिजाइन टू वर्क इन रिवर्स ब्रेकडाउन विदाउट गेटिंग डैमेज्ड। ये रिवर्स ब्रेकडाउन में काम करने के लिए होता है। कौन? जेनर डायोड, जो कि बिना डैमेज हुए होना है। इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट। ठीक है, ये कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है। कांस्टेंट मतलब कि एक तरह का वोल्टेज, जैसे कि 50 वोल्ट का वोल्टेज जा रहा है तो 50 वोल्ट ही मैनेज करके रहेगा कॉन्स्टेंटली, उससे न कम होने देगा ना ज़्यादा जाने देगा। ठीक है। तो जेनर डायोड एक हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। हैविली डोप्ड, इतना ही ध्यान रखना है आपको। हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। जेनर डायोड एक हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, जो कि डिज़ाइन किया जाता है रिवर्स ब्रेकडाउन में, वो भी बिना डैमेज के। जो कि मतलब जेनर डायोड एक हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, जो कि डिज़ाइन किया जाता है वर्किंग रिवर्स ब्रेकडाउन में काम करने के लिए बिना डैमेज हुए, और ये कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन रखता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स बायस होगा, जेनर वोल्टेज रिवर्स करंट सडनली इंक्रीजेज शार्पली, ब्रेकडाउन अकर्स। अगर रिवर्स करंट जो है बढ़ता है अचानक से तो ब्रेकडाउन वहीं पे हो जाएगा। इवन विथ लार्ज करंट चेंज वोल्टेज स्टेज कांस्टेंट एट वीजेड। तो कितना भी करंट में चेंज हो, वोल्टेज जो है हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वीजेड ही रहेगा। दिस इज इट्स रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी, ये इसका मेन प्रॉपर्टी है। टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन, दो तरह का ब्रेकडाउन होता है। एक जेनर ब्रेकडाउन होता है जो कि 5 वोल्ट से कम का होता है। एक अवलांची ब्रेकडाउन होता है जो 5 वोल्ट से ज़्यादा का होता है। ठीक है। तो जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है? ये हैविली डोप्ड डायोड्स में थिन डिप्लीशन लेयर के साथ अकर होता है। जेनर ब्रेकडाउन हैविली डोप्ड डायोड्स में थिन डिप्लीशन लेयर के साथ अकर होता है। ठीक है। लेकिन अवलांची कब अकर होता है? लाइटली डोप्ड डायोड्स विथ वाइडर डिप्लीशन लेयर। वाइडर डिप्लीशन लेयर के साथ लाइटली डोप्ड डायोड्स हैं तब अकर होगा एवलांची।
जो कि 5 वोल्ट से ज़्यादा का होता है, लेकिन जेनर डायोड 5 वोल्ट से कम का होता है। ये कब होता है? हैवली डोप्ड इनसाइड, जब ज़्यादा डायोड रहेगा डिप्लेशन, थिन डिप्लेशन लेयर पे, थिन मतलब पतला डिप्लेशन लेयर पे ज़्यादा डोप डायोड्स जाएगा, तब जेनर ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और ये बिलो 5 वोल्ट होता है। और मोटा डिप्लेशन लेयर पे थोड़ा सा डोप्ड डायोड जाएगा, मोटा थोड़ा सा डोप्ड डायोड जाएगा, तो ये अवालांची ब्रेकडाउन में आएगा, जो कि 5 वोल्ट से ज़्यादा होता है। जीनर और अवालांची में कुछ 2-3 पॉइंट और लिख दीजिएगा उसमें से पढ़ के, मतलब उतना जितना हम बताएं उतना काफ़ी लिखने के लिए। आगे चलते, एक्सप्लेन जेनर डायोड वर्सेस एज वोल्टेज रेगुलेटर, ऑल्सो एक्सप्लेन IC 7805। ये तो आप लिख ही लीजिए कि 100% आने वाला है। ठीक है, IC 7805। तो जेनर वोल्टेज रेगुलेटर सर्क्यूट क्या होता है? तो ये हमेशा आउटपुट वोल्टेज क्या रखता है? कांस्टेंट रखता है। कौन? जेनर वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रखता है, इवन इफ इनपुट वोल्टेज और लोड करंट चेंजेस। अगर इनपुट वोल्टेज भी चेंज होगा या फिर लोड करंट चेंज होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या रखेगा? कांस्टेंट रखेगा। कितना भी इनपुट वोल्टेज आ जाएगा फिर भी आउटपुट वोल्टेज ये सेम रखेगा। ठीक है, सर्क्यूट कंपोनेंट्स, इनपुट सर्क्यूट कंपोनेंट आप देख लीजिएगा। वर्किंग क्या है कि जेनर ऑपरेशन ब्रेकडाउन रीजन एंड क्लैम्प्स वी आउट एज VZ। IC 7805 क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेटर IC होता है। 3 टर्मिनल होता है इसमें, एक इनपुट होता है, ग्राउंड होता है, एक आउटपुट होता है। ठीक है, गिव्स फिक्स्ड रेगुलेटेड प्लस 5 वोल्ट आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ इनपुट, टिपिकली 7 वोल्ट माइनस 7 वोल्ट टू 35 वोल्ट्स। ठीक है, यूज इन पावर सप्लाईज और डिनो बोर्ड्स एम्बेडेड सिस्टम्स। किस में यूज होता है? पावर सप्लाई में यूज होता है IC 7805। हाँ, ये मेन चीज़ है। अगर नंबर 78 का सीरीज है तो वो पॉजिटिव वोल्टेज देगा, अगर 79 का सीरीज है तो नेगेटिव वोल्टेज देगा, और 05 का मतलब है कि 5 वोल्टेज 5 वोल्ट आउटपुट है। ठीक है, ये चीज़ है। IC 7805 आप एक बार खुद से देख लीजिएगा अपने नोट से, इसमें अगर फिगर वगैरह होगा तो उसको भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एंड सेंटर टैप रेक्टिफायर विथ वेव फॉर्म्स। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है? तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज़ होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल्स D1 D3 होगा। 4 डायोड्स D1 D1 D3 D4 होता है, जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 एंड D3 ऑन होगा। ठीक है, नेगेटिव D2 एंड D4 होगा। आउटपुट बोथ हाफ्स ऑफ AC कन्वर्टेड टू बोथ हाफ्स ऑफ AC कन्वर्टेड टू DC। ठीक है, दोनों हाफ AC का जो कि DC में कन्वर्ट होगा वो फुल वेव आउटपुट होगा। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के लिए 2 डायोड यूज करेगा। सेंटर टैप डिवाइड्स ट्रांसफार्मर सेकेंडरी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये चीज़ आप देख लीजिएगा उसको। हाँ, ये कंपेरिजन में ब्रिज और सेंटर टैप, ये याद रखिएगा। ब्रिज 4 डायोड्स नो सेंटर टैप, हायर आउटपुट। सेंटर टैप 2 डायोड्स नीड सेंटर टैप, लोअर आउटपुट। ठीक है, एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड होता है, फुल में 4 डायोड होता था, हाफ में 1 डायोड होता है, एंड लोड रजिस्टर होता है। 1 डायोड होगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, एक लोड रजिस्टर होता है। सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन सीरीज विथ डायोड्स एंड RL। वर्किंग क्या होगा? डायोड फॉरवर्ड बायस्ड कंडक्ट्स करंट थ्रू RL, आउटपुट पॉजिटिव हम। नेगेटिव हाफ साइकिल्स में डायोड्स रिवर्स बायस्ड डज नॉट कंडक्ट, आउटपुट इक्वल टू 0। देख लीजिएगा। मेन इम्पोर्टेंट ट्रांजिस्टर्स 17 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा फेट या मॉसफेट। ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पे रहेगा। तो
कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ BJT इन CE कॉन्फ़िगरेशन। CE मतलब कॉमन एमीटर। एमीटर इज द कॉमन टर्मिनल बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्क्यूट। इनपुट इज बेस एमीटर, आउटपुट इज कलेक्टर एमीटर। ठीक है, इनपुट क्या है, बेस एमीटर है, आउटपुट क्या है, कलेक्टर एमीटर है। सी गिव्स बोथ वोल्टेज एंड करंट गेन। CE जो है मतलब कॉमन एमीटर जो है ये वोल्टेज गेन भी देता है और करंट गेन भी देता है, इसीलिए कॉमन एमीटर सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसमें उतना आप ध्यान रखिए। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, ये ध्यान रखिए। ठीक है, कॉमन एमीटर ये सभी आप देख लीजिए खुद से, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन CE, CB, CC ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन विथ कंपैरिजन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। डी मॉस्फेट फिक्स है कि आता है। MOSFET metal oxide semiconductor FET. Gate is insulated from channel by thin SiO2 silicon dioxide layer. Extremely high input impedance, no gate current flows at all. Also called IC FET, insulated gate FET. ठीक है, D MOSFET depletion layer, depletion type has a physical end channel already built in during manufacturing. Can work in both modes. Depletion mode VGS negative, channel narrows, ID decreases like JFET. Enhancement mode VGS positive, more electrons attracted, ID increases. Enhancement mode में simple symbol arrow pointing into the channel N type and D MOSFET. E MOSFET नो बिल्ट इन चैनल। ई मॉस्फेट में कोई बिल्ट इन चैनल नहीं होता है। डी मॉस्फेट में एक फिजिकल एन चैनल होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के समय ही बनता है। डी मॉस्फेट में, ई मॉस्फेट में कोई बिल्ट इन चैनल नहीं होता, पहले से कोई चैनल नहीं होता। चैनल इज क्रिएटेड ओनली बाई पॉजिटिव गेट वोल्टेज, पॉजिटिव गेट वोल्टेज के बाद ही ये चैनल क्रिएट किया जाता है। वो ई मॉस्फेट जो खाली इन्हांसमेंट मोड पे काम करता है। ये जो डी मॉस्फेट पे डिप्लेशन मोड पे भी काम करेगा, इन्हांसमेंट मोड पे भी काम करेगा, लेकिन ये ई मॉस्फेट सिर्फ इन्हांसमेंट मोड पे काम करता है। मॉस्फेट एज अ स्विच देख लीजिए आप लोग। तीन से तो हम बता ही दिए, आप यहाँ पे एक बार समरी देख लीजिए सभी का, ये मेन इम्पोर्टेंट है। तो डायोड्स फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, डायोड फॉरवर्ड बायस मतलब कि ऑन होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, रिवर्स बायस मतलब ऑफ होगा, है ना। IC 7805 वोल्टेज रेगुलेटर जो कि +5 वोल्टेज आउटपुट देता है। ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड यूज करता है और सेंटर टैप यूजेज 2 डायोड। सेंटर टैप 2 डायोड्स यूज करता है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड यूज करता है। जेनर डोपिंग हेवी होता है, अवालांची डोपिंग लाइट होता है, हल्का होता है। जेनर डोपिंग भारी होता है, अवालांची डोपिंग हल्का होता है, ठीक है। एक्टिव रीजन EB फॉरवर्ड बायस प्लस CB रिवर्स बायस्ड। एक्टिव रीजन इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रीजन EB फॉरवर्ड बायस प्लस CB रिवर्स बायस्ड। ई मॉस्फेट नो बिल्ट इन चैनल, डी मॉस्फेट हैज़ बिल्ट इन चैनल। ई मॉस्फेट में कोई बिल्ट इन चैनल नहीं होता, लेकिन डी मॉस्फेट में बिल्ट इन चैनल होता है। कुछ मतलब कि डी मॉस्फेट में चैनल पहले से बना हुआ होता है, लेकिन ई मॉस्फेट में चैनल पहले से बना हुआ नहीं होता है। ये तो पढ़ लिए। बाइनरी में 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 बेस होता है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब कि उल्टा कर देना है। टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब कि उसमें 1 ऐड कर देना है। नैन एंड नॉर गेट्स आर यूनिवर्सल गेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव में पूछने के लिए कि पूछेगा यूनिवर्सल गेट कौन सा है। तो यूनिवर्सल गेट 2 ही होता है, एक नैंड होता है, नैंड गेट होता है, और एक नॉर गेट होता है। यही दोनों यूनिवर्सल गेट है, नैंड गेट और नॉर गेट ही यूनिवर्सल गेट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। XOR आउटपुट 1 व्हेन इनपुट डिफरेंस। XOR कब आउटपुट 1 देता है, जब दोनों में अगर सेम रहेगा तो XOR आउटपुट 0 देगा, और अलग अलग है तो 1 देगा आउटपुट। XNOR कब आउटपुट 1 देगा, जब दोनों सेम है तब XNOR आउटपुट देगा, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम में 2 को जो हम लोग पढ़े थे, A डॉट
ए डॉट बी का को इन्वर्ट करके ए इन्वर्ट प्लस बी इन्वर्ट, और ए प्लस बी का इन्वर्ट है तो ए इन्वर्ट डॉट बी इन्वर्ट। एक एन वेरिएबल के पास के मैप 2n सेल्स होता है, ठीक है। हाफ एडर है तो सम जो रहेगा ए एक्स और बी रहेगा, और कैरी जो रहेगा ए एंड बी रहेगा, ए डॉट बी रहेगा, ए एंड बी रहेगा। इसमें कैरी इनपुट नहीं होता है। फुल एडर में कैरी इनपुट होता है, तो ए एक्स और बी एक्स और सी होता है, और सी आउट ए प्लस बी सॉरी ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी इन प्लस ए इंटू सी इन होता है। मल्टीप्लेक्सर मेनी इनपुट्स से वन आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर मतलब बहुत सारा इनपुट और सिर्फ एक आउटपुट। 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, 4x1 मल्टीप्लेक्सर है मक्स, तो 4 इनपुट, 2 S1 S2 S0 S1 था और एक आउटपुट। लेकिन 8x1 रहेगा तब क्या होगा, तब 8 इनपुट, 6 7 8 इनपुट, 4 होगा ये S0 S1 S2 S3, और आउटपुट कितना हो जाएगा, 8x1 है तो आउटपुट हमेशा 1 रहेगा, इसी हिसाब से, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। जे के फ्लिप फ्लॉप रहेगा तो जे भी A1 रहेगा और के भी 1 रहेगा, तो क्या करेगा, टॉगल करेगा। और SR में S और R दोनों 1 रहेगा तो फॉरबिडन हो जाएगा। मॉडुलस n बिट काउंटर का 2n होता है। मल्टीप्लेक्सर पैरेलल टू सीरियल में सीरियल होता है, और डीमल्टीप्लेक्सर सीरियल टू पैरेलल होता है। मल्टीप्लेक्सर पैरेलल से सीरियल होता है, डीमल्टीप्लेक्सर सीरियल से पैरेलल होता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर गेन, DAC क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और ADC एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो हम जो बोल रहे हैं वो किस में था, देख लीजिएगा आप वहाँ पे। रैम वोलाटाइल होता है, जो कि डेटा पावर ऑफ होती है लूज हो जाता है, जिसमें रोम नॉन वोलाटाइल होता है, उसमें पावर ऑफ होने से चाहे उसमें परमानेंट स्टोरेज होता है, पावर ऑन ऑफ से कोई मतलब नहीं, हमेशा डेटा वो रखता है। SRAM जो है क्या यूज करता है, फ्लिप फ्लॉप यूज करता है, और DRAM कैपेसिटर यूज करता है। ई-वेस्ट लीड मर्क्यूरी कैडमियम आर्सेनिक, ये सभी ई-वेस्ट में आता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एग्ज़ाम्स। आप इतना पढ़ लीजिए, आराम से आपको 60-65 नंबर आ जाएगा। अच्छा से पढ़िए, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।